नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की राजधानी पटना से। बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। सोमवार को प्रदेश में 935 पॉजिटिव मिले थे। इनमें अकेले पटना में मिलने वाले संख्या जो है वो 432 है। 935 नए संक्रमित मिलने के बाद राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4143 हो गई है। सिर्फ पटना में ही 1881 एक्टिव केस हो चुकी हैं। इससे पहले 10 अक्टूबर 2020 को एक दिन में 1000 से अधिक संक्रमितों की संख्या देखने को मिली थी। स्थिति को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिलों की तैयारी और स्थिति पर विमर्श के लिए आज सभी जिलाधिकारी व अन्य अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बिहार में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और सबसे ज्यादा राजधानी पटना में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। एक्टिव संख्या बढ़कर 4000 से ज्यादा हो गई है और इसके बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है और इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। किसी का श्राद्ध है, किसी की शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवा लीजिए। तो वहीं तेजस्वी यादव बंगाल दौरे से वापस लौट आए हैं। आपको बता दें, बंगाल दौरे से लौटते ही तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर मधुबनी में हुए 5 लोगों की हत्या मामले को लेकर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की तुलना राक्षस राज से की है। तेजस्वी का कहना है कि लगता है कि बिहार में अब कोई कानून राज ही नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में चीन की किम जोंग की पुलिस काम कर रही है। तेजस्वी ने मधुबनी में पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं भी जाहिर की और साथ ही साथ बंगाल चुनाव को लेकर तेजस्वी का दावा है कि बंगाल में ममता ही एक सरकार आएगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये पुलिस की जिम्मेवारी है। चलिए, हमको लगा कि बिहार की पुलिस जो है वो नीतीश जी के अधीन ना होकर के किम जोंग के अधीन आ चुकी है। लगातार हत्याएं, लूट, अपहरण, अब तो नरसंहार जैसे मसले हो रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश प्रदेश में। थोड़ी सी भी संवेदना या नैतिकता मुख्यमंत्री जी में नहीं बची है। इसलिए पूरी तरीके से अब हम लोग तो यही जानते थे ना कि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक होता है। तो वहीं बिहार के मधुबनी हत्याकांड के बाद बिहार में सियासत चरम पर है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव ने मधुबनी के एसपी और डीसीए को एक तत्काल हटाने की मांग भी की। तेजस्वी ने कहा है कि जब तक ये दोनों अधिकारी मधुबनी में टिके रहेंगे इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, क्योंकि रक्षक ही रावण बने बैठे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि होली के दिन रावण सेना नाम से संगठन चलाने वाले ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके पीछे प्रवीण राम का एक गुंडा है जिसके खिलाफ कई मामले सामने आए, लेकिन उसका साठगांठ सीएम नीतीश के अधिकारियों के साथ है, इसलिए वो अफसरों के साथ उठता बैठता भी है। तो मधुबनी में हुए नरसंहार को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बिहार में रावण राज है। शायद यही वजह है कि बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। तो पार्टी के तरफ से 5 लाख रुपया बच्ची जो है, जो बीएसएफ में जो जवान था जिन्होंने देश की सेवा की, उनको बेरहमी से मारा भी बता रहे थे। इनके बच्चे अब इनके पढ़ाई में जो कुछ मदद हो पाएगा, हम लोग जो है छोटा सा मदद 5 लाख रुपए का पार्टी द्वारा हम लोग कर रहे हैं।
और आगे उनके परिवार के लोग, बाकी सब लोग, पार्टी के लोग संपर्क में रहेंगे, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं यूपी के फिरोजाबाद की, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को टुंडला स्थित शेयर माता के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में हवन किया। आपको बता दें, इस दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि योगी सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला भी बोला है। उन्होंने वैक्सीन लगवाने को लेकर कहा है कि जब गरीबों और सभी जनता को मुफ्त में टीका लगेगा तभी मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब यूपी में सपा सरकार बनेगी तब गरीबों को मुफ्त वैक्सीन भी लगेगी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और सरकार के लोगों को गलत भाषा नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद मुख्तार अंसारी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि देश का कानून सब मानते हैं, अंसारी का परिवार कोर्ट पर भरोसा करता है। जिस तरीके से सरकार है उम्मीद कर पाना मुश्किल है। नक्सली हमले पर उन्होंने कहा है कि सरकार शहीदों का सम्मान करे, साथ ही सरकार को यह भी बताना होगा कि सरकार क्यों फेल हो रही है। जनता ने सरकार को भारी मोहब्बत से बनाया है, फिर भी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। सिया देवी के आशीर्वाद मिल जाने के बाद बहुत लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज जब दर्शन करने का मौका मिला और इस स्थान पे आने का मौका मिला है तो हम यही कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और गरीबों की उम्मीदें पूरी हों। जो किसान गरीब इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में भी खुशहाली आए, तो आज इस स्थान पर आकर के यही संकल्प लिया है और माँ से यही मांगा है कि हर समाज आगे बढ़े, खुशहाली के रास्ते पर जाए। शेर देवी की मान्यता बहुत है। मुझे याद है पहले भी आने का मौका मुझे मिला था, इस बार जब आ रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं तो हम ये भरोसा दिलाते हैं तभी तमाम गरीब जनता को कि देश संविधान से चले, कानून से चले और जो अधिकार संविधान में और कानून में है वो गरीबों को मिले और इस स्थान का विकास। तो वहीं कुंभ नगरी हरिद्वार में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा का पूजन विधि विधान के साथ किया। बताते चले इस दरमियान उनके साथ 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और महामंत्री हरिगिरी के अलावा अन्य साधु संत और वहीं कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल, मेला अधिकारी दीपक रावत आदि सारे अधिकारी उनके साथ मौजूद दिखे। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में भी लोग यहां पर मौजूद दिखे हैं। तो समस्त अखाड़ा परिषद, सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेला आईजी, मेलाधिकारी और अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और श्री गंगा सभा के तत्वाधान में जो आज कुंभ पूजन का आयोजन हुआ, गंगा जी के पूजन का, हम सभी ने गंगा जी का पूजन किया, माँ गंगा का अभिषेक किया, माँ गंगा की आरती की और ये माँ गंगा से प्रार्थना की कि इस कोरोना संकट को भी अतिशीघ्र दूर करें और इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी ये जो कुंभ है हमारा सुरक्षित कुंभ हो। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजधानी भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के विभिन्न स्थानों में कोविड-19 पर आमजन से मास्क लगाने और कोरोना संबंधी सभी सावधानियों का पालन करने की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका सेवक हूं और आपके साथ हमेशा से खड़ा हूं। कोरोना को हराने के लिए मास्क अवश्य लगाएं, एक दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार सैनिटाइजर भी उपयोग करें। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में पीपल का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपल का पौधा और वृक्ष प्रगति का
प्रतीक है। सभी नागरिक पौधा जरूर लगाए। पीपल का अपना एक महत्व है। पीपल एक छायादार वृक्ष है, पर्यावरण शुद्ध भी करता है, इसका धार्मिक महत्व भी है। और इसके साथ ही सीएम ने बताया है कि कल 12:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक मैं मिंटो हॉल में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठूंगा और स्वास्थ्य आग्रह भी करूंगा। सबसे अपील करूंगा कि मास्क का उपयोग जरूर करें। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर आज पीपल का पौधा हमने लगाया है। पीपल स्नेह की छाया भी देता है और पर्यावरण को शुद्ध भी करता है, प्रगति और विकास का प्रतीक भी है। और तो वहीं यूपी के बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम बांदा जेल के लिए रवाना हो चुकी है। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। उधर पंजाब पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम का कोई भी कमांडो मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ नहीं है। पूरे ऑपरेशन को सिर्फ यूपी पुलिस ही लीड कर रही है। पूर्वांचल का कोई भी पुलिसकर्मी इस टीम में शामिल नहीं है और शामिल सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि अब मुख्तार अंसारी बहुत ही जल्द यूपी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा उन्हें, और यूपी पुलिस बांदा पुलिस उन्हें रोपड़ जेल से लेकर रवाना हो चुकी है। आपको बताते चले कि सभी जिलों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है और साथ ही सभी जिलों में पड़ने वाले जेलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि इस सब के बीच पंजाब पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई भी पंजाब पुलिस का जवान इस पूरे ऑपरेशन में नहीं है शामिल, और जो भी पुलिसकर्मी पूर्वांचल के पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हैं उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। यूपी के सभी रास्ते, जो भी रास्ते पड़ने वाले हैं, चाहे वो कोई भी जिला हो या कोई भी जेल हो, उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर वैक्सीनेशन का दौर भी जारी है और ऐसे में आम जनता के साथ साथ तमाम मंत्री और अधिकारी भी वैक्सीनेशन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद हॉस्पिटल में कोरोना का टीका लगवाया है और इस दौरान उन्होंने सभी से अपील भी की है कि वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में योगदान दें और कोरोना वैक्सीन भी लगवाएं। ये सुरक्षित है और इससे आप खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो वहीं कोविड का असर अब नालंदा के अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर, नालंदा और पारापुरी में भी दिखने लगा है। दरअसल हाल ही में नालंदा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण पर्यटकों की संख्या अब नालंदा में घटने लगी है। भारत चीन मैत्री का प्रतीक वेहनसांग मेमोरियल हॉल, जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में सैलानी घूमने आते थे, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं चंडीगढ़ से यहाँ घूमने आई हूँ, पर कोरोना का असर इतना है कि यहाँ कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है और लोगों को हिदायत किया जा रहा है कि वो कम घर से बाहर निकले और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेफ्टी का ध्यान रखें। इसीलिए कुछ खास यहाँ घूमने का इंतज़ाम नहीं है। अस्पताल बिहार शरीफ में आया हूँ। मुझे यहाँ के स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स से यही कहना है कि जो आप वैक्सीन दे रहे हैं लोगों को, वो वैक्सीन का जो नीडल वगैरह है उसको एक निश्चित जगह पे रखिए। ये नहीं कि जहाँ तहाँ रखिए, उसको एक निश्चित जगह पे रखिए और उसको गड्ढा खन करके सुरक्षित रखिए। एक खाद पाउडर दे करके उसको है जो कि तैयार करके उसको ढकिए, और जहाँ तहाँ फेंकने से यह है जो कि किसान नेता राकेश टिकैत आज जिले हापुड़ के उबारपुर गांव में किसान महापंचायत करने पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अपने काफिले पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले सभी लड़के बीजेपी के थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमला करने वाले सभी लड़के पढ़े लिखे हैं। अपना था वे बीजेपी के
थे लड़के सारे। तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई आपकी तरफ? उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, 14 लोग पकड़े गए थे। हमने तो फिर कहा भाई क्यों इन्हें पकड़ो, पढ़ने वाले बालक हैं, क्यों जीवन बर्बाद करो, इन्हें छोड़ दो। इनकी विचारधारा है, हम इनसे मिलेंगे, इनसे सबसे इनकी क्या विचारधारा थी, क्यों करा, उनको बताएंगे। 2023 तक सुन लेगी, तो 2023 दिसंबर तक सुन लेगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, क्या इसका असर कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? अब पंचायत चुनाव तो इंडिपेंडेंट चुनाव होता है। जो आदमी मेहनत करता है 40-50 गाँव में, उसको लोग वोट दे देते हैं, जो नहीं करता उसको नहीं देते। नहीं, कहीं आपके मन से अभी बोला गया था आपके आने से पहले कि जो बीजेपी से समर्थित प्रत्याशी उसको हराने का काम। तो वहीं आगरा में राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता रौनक ठाकुर पर जानलेवा हमले के विरोध में हिंदूवादियों, नेताओं और संगठनों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि गौ तस्करों ने सोमवार रात रौनक ठाकुर पर जानलेवा हमला कर दिया था। वहीं इस हमले में घायल हिंदूवादी नेता रौनक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो मौत और जिंदगी की जंग में जूझ रहे हैं। बताते चले, सोमवार रात गोवंश से लदे ट्रक को पकड़ने के दौरान रौनक ठाकुर पर यह हमला किया गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों के कुछ मांगे थी, उसको लेके आज ये कलेक्ट्रेट पे आए थे, उनको सुना गया और उसकी समीक्षा भी की जाएगी। जो मुकदमा इस संबंध में जो दर्ज है, उसमें कई टीमों का गठन करके अलग अलग जगह पे लगाया गया है। हमारे को जिस प्रकार से एसपीडी साहब बोते साहब से आश्वासन मिलता है और वो हमारा सहयोग करते हैं, हमारे को उनके अलावा किसी और पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस महकमे में कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो उनके साथ में मिले हुए हैं। हमारी सूचना से पहले उनको सचेत कर दिया जाता है और वहाँ से ट्रक चेंज हो जाता है। और अलीगढ़ में इन दिनों एक महिला का आतंक फैला हुआ है। दरअसल महिला की शिकायत को लेकर 3 गांव के लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि महिला गांव के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम करती है। ये महिला गांव के युवकों पर बलात्कार, छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है और फिर पैसे भी मांगती है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस पर भी महिला के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को बिना सही तरीके से जांच किए युवकों को जेल भेज देती है। बताते चले, इस दरमियान इस महिला ने झूठे आरोप की वजह से 2 लोग अभी भी जेल में बंद है। ग्रामीणों ने मांग की है कि महिला के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच करवाकर उनको न्याय दिया जाए। तो वहीं गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाएं आम हो जाती है। हाल ही में अप्रैल में शुरुआती तेज गर्मी के चलते जनपद मुख्यालय गौरीगंज से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर गेहूं के खेतों में भयंकर आग लग गई। वहीं आग लगना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताते चले, इस दरमियान अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के दावे भी इसको लेकर फीके ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा दमकल विभाग का लोकार्पण किया गया था, लेकिन दमकल की गाड़ियां समय पर ना पहुंचने से उनके सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को रोककर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। नारसन बॉर्डर का निरीक्षक कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत के द्वारा किया गया था। इसके बाद ही कोरोना के ग्राफ को बढ़ता देख उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है। उसके बाद ही उन्हें प्रवेश करने दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाली रोडवेज बसों और कारों को भी वापस भेज दिया जा रहा है। आपको बता दें, इस दरमियान यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिन यात्रियों के पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उन्हें राज्य की सीमा पर बसों से ही उतार दिया जा रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो चुका है। आज महाकुंभ के आयोजन को 6वां दिन है, तो वहीं कोरोना की बढ़ते केस को देखकर दीपक रावत जो मेलाधिकारी है, उन्होंने नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने आदेश जारी किए थे कि जो भी बाहरी राज्यों से यात्री आ रहे हैं उनको बॉर्डर से ही, जिस यात्री के पास में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाएगा। आप सीधा जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं कि नारसन बॉर्डर पर जो उत्तर प्रदेश सहित जो हरियाणा, पंजाब, अन्य राज्यों की जो बसें हैं वो यहाँ पर कतार लगी हुई है। बसों से जो भी यात्री आ रहे हैं उनको यहाँ पर कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्टर्स को देखने के बाद ही उत्तराखंड में प्रवेश दिया जा रहा है। और जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर नारसन बॉर्डर पर पूरी जो है भीड़ लगी हुई है। जो यात्री आ रहे हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ में कुछ यात्री हैं,
आप जो है कहाँ से आए हैं और क्या समस्याएं आपको हो रही है? जी, मेरा नाम रवि है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और यहाँ पे गुरुकुल बॉर्डर पर इन्होंने, मेरा कल एग्जाम है देहरादून में, तो इन्होंने मुझे यहीं पे रोक दिया। मैं बस से आया था, बस को इन्होंने वापस भेज दिया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कल मेरा एग्जाम है, तो अब मुझे ये जाने नहीं दे रहे यहाँ से। क्या आपके पास में जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है, कुछ इस तरह का कोई आपके पास प्रमाण है? कोविड की रिपोर्ट मैंने कराई थी, उसे आने में 72 घंटे लगते हैं। मैंने वैक्सीनेट कराया था, मैं आपको फर्स्ट डोज में ले चुका हूँ और अभी उस रिपोर्ट को आने में 72 घंटे लगेंगे। हमारे साथ में यात्री थे और ऐसे ही हजारों यात्री जो है नासन बॉर्डर पर यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके पास में कोविड की अभी कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है और जो मेलाधिकारी है उनके आदेश के बाद पर यहाँ पर जो है उनको रोक लिया गया है। अपने खबर देवरिया जिले से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, जिले में लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके महीनों बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने बाइक बरामद की है। इस मामले पर जानकारी देते हुए एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने कहा है कि पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है, जिसमें पुलिस ने चोरी की 10 बाइक बरामद की है और साथ ही दरमियान पुलिस ने 3 बाइक लिफ्टर को भी गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह पकड़ा गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें विभिन्न मेक की बरामद हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोटरसाइकिलें देवरिया जनपद से चुराई गई हैं, किंतु 3 मोटरसाइकिलों का संबंध, उनमें से एक का संबंध गोरखपुर से और 2 मोटरसाइकिलों का संबंध बलिया से आया है। उसमें संबंधित जनपदों से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है और मोटरसाइकिलें जो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट का वायरल वीडियो सामने आया। बता दें, वायरल वीडियो में गन्ना बंटवारे को लेकर गन्ना जूस बेचने वाले और 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। वहीं दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे भी चले और कई लोग घायल भी हुए हैं। ये वायरल वीडियो आपको बता दें यूपी के फर्रुखाबाद का है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। आपको बताते चले कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल भी है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 2 पक्ष आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए हैं और इस पूरे प्रकरण में कई लोग घायल भी हुए हैं। अगली खबर मैनपुरी से, जहां पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश आशु गौर से पुलिस का सामना हो गया। आपको बता दें, दोनों ओर से हुई फायरिंग में पुलिस की गोली से घायल हुए शीटर बदमाश आशु के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताते चले, हिस्ट्री शीटर आशु के पास से उसका एक अन्य साथी 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पीयूष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों हिस्ट्री शीटर आपसी अपराधी मैनपुरी के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मदन चौहान के बेटे शिवम चौहान पर जानलेवा हमला करने के फिराक में थे। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 2.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया। मुखबिरों द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि मानव उपनाती कोतवाली क्षेत्र में श्रृंगार नगर क्षेत्र में ही रेकी करते हुए देखा गया है। तत्काल थाना कोतवाली की टीम के द्वारा उसे पकड़ा गया। चूँकि जो टारगेट है पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के लड़के, जो शायद इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और उनका सुरक्षा डिटेल भी है, तो इनका निश्चित रूप से बहुत बड़ा जो है हत्याकांड करने का प्लान था। तो तत्काल हमारी सारी टीमें एक्टिव हो गई। इनके द्वारा सिरसागंज रोड पर हमारी पुलिस टीम पर फायर किया गया। आत्मरक्षा कार्रवाई में पीयूष चिकना को पैर में 2 गोली लगी है और आशु गौर को पैर में गोली लगी है। ये घायल हुए, इनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो बेस्ट पॉसिबल इलाज। तो वहीं मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 बदमाशों ने बस को हाईजैक करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि हथियार के बल पर बदमाशों ने बस को हाईजैक किया। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश सवारी के रूप में बैठे थे। इस वारदात में बदमाश ज्वेलरी नकदी लूटकर फरार हो गए। डबल डेकर बस दिल्ली से महोबा जा रही थी और इस मामले की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब फिर से मेरठ रेंज में 2020 वाली व्यवस्था लागू की जा रही है। आपको बता दें, जिसमें जिले में अब आगामी 3 दिन तक बिना मास्क वालों के खिलाफ पुलिस अभियान चलाएगी। इसके लिए ही आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार ने मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत में मास्क न लगाने
वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन सभी जिलों में सोमवार की शाम से ही अगले 3 दिन के लिए सख्त अभियान शुरू किया गया। इसके लिए आईजी रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, इसमें हमारी सरकार ने पुनः दिशा निर्देश दिए हैं और उच्च अधिकारियों की तरफ से हम लोग को भी निर्देश आया है हर चौकी क्षेत्र, थाना क्षेत्र में। अब लोगों को जागरूक भी करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना है जो इस जागरूकता अभियान में साथ नहीं देंगे या जो कोरोना की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे। इसके लिए विशेष तौर पे जो जगह जहाँ पे लोग भीड़ भाड़ है वहाँ पर मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे इस अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां कच्ची शराब को बनाने और बिक्री करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत ही पुलिस ने 48 घंटे के अंदर लगभग 2972 लीटर कच्ची शराब और 54 भट्टियों सहित 251 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस दरमियान पुलिस ने 34,000 लीटर लहन भी नष्ट किया है। पुलिस अधीक्षक यश आनंद का कहना है कि अगर किसी भी प्रत्याशी ने वोटरों को लुभाने के लिए इस तरीके का काम किया, जैसे कि किसी को शराब पिलाने या अन्य कोई प्रलोभन दिया, तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर 19,000 लीटर करीब लहन नष्ट किया गया और इस प्रकार से एक बहुत बृहद कार्रवाई अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चल रही है और ये निरंतर चुनाव तक चलती रहेगी ताकि कोई अप्रिय घटना इसके कारण ना हो। दूसरा जो शाहजहांपुर में पुलिस ने हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने वाली घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले राजनपुर रोड पर एक कार के नीचे फंसकर व्यक्ति की मौत हो गई थी। पहली नजर में ये पूरा मामला रोड एक्सीडेंट का लगा था, लेकिन जब पुलिस ने मामले की कार्रवाई की तो हत्या की बात सामने निकल कर आई। आपको बता दें, महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।